Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 7 यानी लास्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में आपने मेरा इस चैप्टर का हेरिटेज ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट देखा था। चैप्टर का नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत, और चैप्टर को लिखा है A.L. बाशम ने। तो राइटर ऑफ द लेसन इज A.L. बाशम एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज द हेरिटेज ऑफ इंडिया। हम कल बता रहे थे कि A.L. बाशम एक ब्रिटेन के स्कॉलर थे और वो विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए इंडिया में आए थे और इंडियन कल्चर से बहुत अट्रैक्ट थे, बहुत इम्प्रेस थे। तो इंडियन कल्चर को डीपली वो स्टडी और जानना चाहते थे, बल्कि ये कहे कि एसिमिलेट करना चाहते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि भारत को विश्वगुरु माना जाता था। तो जब विश्वगुरु मानने का मतलब यही था कि लोग भारत की तरफ आकर्षित, आज भी आकर्षित होते हैं, आज भी लोगों को शांति यहाँ मिलती है। तो शांति की तलाश में ही ये यहाँ आए थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी 1 साल बाद ही डेथ हो गई थी कैंसर से। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में। कल जब हम देख रहे थे तो उसमें था कि महात्मा गांधी और उसके जो दूसरे सक्सेसर हैं, कुछ वेल नोन जो फिलोसोफर थे, जो वेल नोन कुछ इंडियन थे, उन्होंने जो हिंदू कल्चर थी, जो स्टैग्नेशन थी यानी इनएक्टिव थी, उसको एक न्यू ओरिएंटेशन, नई दिशा दी थी और न्यू लाइफ दी थी, उसको नया जीवन प्रदान किया था। तो आज देखते हैं आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वाट एवर देयर क्रीड who do not look back with pride on their ancient culture। क्या कहता है राइटर? टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, यानी केवल कुछ ही भारतीय हैं। वाट एवर देयर क्रीड, वाट एवर देयर क्रीड, उनका चाहे कुछ भी धार्मिक मत हो, यानी वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों। आज केवल थोड़े से भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से नहीं देखते हैं। यानी हमारी प्राचीन संस्कृति ऐसी है कि कुछ थोड़े से भारतीयों को छोड़ दो, नहीं तो चाहे कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति पर हर भारतीय को गर्व है, फक्र है। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस। देखिए यहाँ थोड़ा सा कटाक्ष करते हुए, मॉकिंग करते हुए राइटर क्या लिखता है। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और कुछ बहुत बुद्धिमान, कुछ बहुत समझदार भारतीय हैं, हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस करने के लिए यानी बलिदान करने के लिए इच्छुक नहीं है, ऑफ इट्स इफेक्टी एलिमेंट्स, जो ऐसे थोड़े से बुद्धिमान भारतीय होंगे जो बेकार की चीज़ों को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं। इफेक्टी एलिमेंट्स मीन्स ऐसे तत्व जिनका कोई यूज नहीं है, यूजलेस। तो ऐसे बहुत थोड़े से भारतीय होंगे जो इफेक्टी एलिमेंट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, सो दैट, ताकि इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, ताकि भारत विकास कर सके और विकसित हो सके और उन्नति कर सके। तो बहुत कम ऐसे भारतीय हैं, चाहे उनको कुछ भी धार्मिक मत हो, जो अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व नहीं करते हैं, और बहुत थोड़े से बुद्धिमान व्यक्ति या भारतीय होंगे जिनको भारत की उन्नति के लिए और भारत के विकास के लिए अपने धर्म के बेकार के तत्वों को त्यागने में कोई गुरेज है, कोई परहेज है। नहीं तो हर व्यक्ति चाहता है कि भारत विकास करे, उसके लिए चाहे यदि उसको कोई भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है तो सेक्रीफाइस के लिए तैयार होता है। अब स्टूडेंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपका पैराग्राफ शुरू होता है। ये केवल एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, बल्कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसिस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। पॉलिटिकली मीन्स राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से। राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से इंडिया फेसिस मैनी प्रॉब्लम, भारत ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, बहुत सारी ग्रेट डिफिकल्टी, कठिनाइयों का सामना किया है। तो भारत जो है राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी बहुत सारी
समस्याओं का और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है। इसीलिए क्या कहता है, एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर, एंड नो वन कैन फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन्स होता है निश्चितता से। क्योंकि राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत बहुत सारी समस्याओं का और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है, इसलिए कोई भी निश्चित रूप से भारत के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बट लेकिन क्या कहता है, इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन यह भविष्यवाणी, सेफ मीन्स सुरक्षित, टू प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, लेकिन यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित होगा, दैट वाट एवर द फ्यूचर में भी, कि चाहे भारत का कुछ भी भविष्य हो। ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत सारी समस्याओं का और बहुत सारी कठिनाइयों का भारत सामना करता है, लेकिन राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करने के बाद भी यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि भारत क्या होगा, नोट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन, क्या कि भविष्य तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन, भारत की जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन, कि भारत की जो आने वाली जनरेशन है, भारत की जो आने वाली पीढ़ी है, वो यूरोप वासियों की नकल नहीं होगी, यूरोप वासियों का अनुसरण नहीं करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा राइटर, या तो मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा राइटर ओवर कॉन्फिडेंस मेरा ऐसा नहीं है। रियली में क्या है, रियलिटी ये है कि हम बहुत कुछ यूरोपियन कॉपी कर रहे हैं, एक जनरेशन तक, एक एज तक, उस एज के बाद तो फिर हम आ जाते हैं फिर वहीं अपनी पुरानी, लेकिन एक एज तक हम लोगों की जो थिंकिंग है वो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न होने की होती है। चलिए आगे देखते हैं। बट विल बी मेन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, कि भारत जो है आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो क्या होंगी, यूरोप वासियों की कॉपीज नहीं होंगी, बल्कि अपनी परंपराओं में दृढ़ता से जमी रहेंगी। एंड अवेयर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, एंड अवेयर मीन्स जागरूक रहेंगी, कंटिन्यूटी माने निरंतरता की, ऑफ देयर कल्चर माने अपनी संस्कृति की। भारत के लोग यूरोप वासियों की नकल नहीं करेंगे, बल्कि अपनी संस्कृति की निरंतरता के प्रति वो अवेयर रहेंगे और वो जागरूक रहेंगे और फर्मली रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, अपनी परंपराओं पर दृढ़ता से पैर जमाए रखेंगे, दृढ़ता से अपनी जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करेंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्षों बाद ही, द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डिनाइग्रेशन, एक्सट्रीम मीन्स अति, ऑफ नेशनल सेल्फ डिनाइग्रेशन एंड फैनाटिकल कल्चर, कि जो धार्मिक उन्माद थे और जो अत्यधिक, एक्सट्रीम मीन्स अत्यधिक, जो अत्यधिक धार्मिक उन्माद थे और अत्यधिक ऐसे तत्व थे जो दिक्कत करने वाले थे, वो क्या हुए, एंड फैनाटिकल कल्चरल चाउमीज, और जो फैनाटिकल कल्चरल चाउमीज थे आर डिसअपियरिंग, वो गायब हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। यानी जो कट्टर था, जो धार्मिक उन्माद, जो धार्मिक कट्टरता, जो डेवलपमेंट में और जो प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने वाली थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के 7 वर्ष बाद उनमें डिसअपियर होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। राइटर कहता है, वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट फीट ऑफ सिंथेसिस, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट हिंदू सिविलाइजेशन, के भारतीय सभ्यता, इज हिंदू सभ्यता, इज इन द एक्ट ऑफ, किस एक्ट में, परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग मीन्स करती रहेगी, क्या करती रहेगी, इट्स मोस्ट स्पेकुलर, अपना सबसे विशिष्ट कार्य, वो क्या है, फीट ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स एसिमिलेट करना दूसरी चीज़ों को, कि जो हिंदू सभ्यता है, हम यह विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता दूसरी सभ्यताओं को अपने अंदर सिंथेसिस करने का कार्य करती रहेगी, अपने अंदर आत्मसात करने का कार्य करती रहेगी, अपने अंदर दूसरी सभ्यताओं को मिलाने का कार्य करती रहेगी। क्या कहता है, इन द पास्ट, पास्ट में इट हैज़ रिसीव्ड, कि भूतकाल में इसने रिसीव किया है, अडेप्ट अंगीकार किया है, एंड डाइजेस्टेड पचाया है। भूतकाल में जो हिंदू संस्कृति है उसने
रिसीव किया है, अडेप्ट किया और डाइजेस्टेड किया एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, कई भिन्न भिन्न संस्कृतियों के एलिमेंट्स को रिसीव किया है, अडेप्ट किया है और डाइजेस्टेड किया है। एग्जाम्पल दिया है उसने, कौन कौन से हैं? इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामिया, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, साइथियन, तुर्किश, पर्शियन एंड अरब। ये सारी संस्कृति, इन सारी संस्कृतियों को भारत ने रिसीव किया है, यानी हिंदू संस्कृति ने रिसीव किया, अडेप्ट किया और डाइजेस्ट किया है। रिसीव किया है, अडेप्ट किया है और डाइजेस्ट किया है। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, अब प्रत्येक नए प्रभाव से, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव से, इट हैज़ समवॉट चेंज, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। यानी जब भारत पर इंडो यूरोपियन का प्रभाव पड़ा, जब मेसोपोटामिया का प्रभाव पड़ा, जब ईरानियन संस्कृति का प्रभाव पड़ा, जब ग्रीक का पड़ा, जब रोमन का पड़ा, तो इनके प्रभाव से थोड़ा सा परिवर्तन भारत की संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में आया है, लेकिन ये पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हुई है। और क्या कहती है राइटर, कहता है कि नव इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमुलेटिंग द कल्चर ऑफ वेस्ट, और अब ये वेस्ट की कल्चर को, वेस्ट की संस्कृति को एसिमुलेट करने के सही रास्ते पर है। यानी पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव पड़ रहा है, उस पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को अपने अंदर समाहित करने के सही मार्ग पर जा रही है। राइटर का यहाँ कहना ये है कि जिस तरह से पहले जो बहुत सारी संस्कृति उन्होंने प्रभावित किया था और उन सबको एसिमुलेट कर लिया था, कुछ परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति पूर्ण रूप से बदली नहीं है, पूर्ण रूप से बदल नहीं पाई है। अब जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको एसिमुलेट करने का कार्य कर रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। जो हिंदू सभ्यता है, वी बिलीव हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, रिटेन मीन्स बनाए रखेगी अपनी निरंतरता। हमें विश्वास है कि भारतीय संस्कृति अपनी निरंतरता बनाए रखेगी। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। क्या? जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता जो हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, विल नॉट सीज, बंद नहीं करेगा, टू इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना, मैन ऑफ एक्शन मीन्स कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को, कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति को गीता प्रेरित करना कभी बंद नहीं करेगी। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और जो उपनिषद हैं, हमारे शास्त्र, जो हमारे ग्रंथ हैं उपनिषद, वो विवेकशील व्यक्ति को प्रेरित करना कभी बंद नहीं करेंगे। तो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को लगातार निरंतर प्रेरित करती रहेगी भगवत गीता, और जो विवेकशील व्यक्ति हैं उनको उपनिषद लगातार प्रेरित करते रहेंगे। अब चूंकि गीता प्रेरित करती रहेगी, उपनिषद प्रेरित करते रहेंगे, तो इसलिए राइटर का क्या बिलीव है कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है वो अपनी कंटिन्यूटी को रिटेन करेगी, बनाए रखेगी, कभी भी वो लॉस्ट नहीं होगी। आगे कहता है, द चार्म एंड ग्रेशियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। द चार्म एंड ग्रेशियसनेस, आकर्षण और सुंदरता, ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय लोगों के जीने का, रहन सहन का जो ढंग है, विल कंटिन्यू, वो निरंतर रहेगा। भारतीय लोगों के रहने का जो ढंग है, उसकी सुंदरता और उसका आकर्षण विल कंटिन्यू, लगातार बना रहेगा। हाउएवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ वेस्ट, चाहे पाश्चात्य के लेबर सेविंग डिवाइस से कितना भी प्रभाव भारतीय संस्कृति पर क्यों ना पड़ जाए, भारतीय लोगों के लाइफ स्टाइल पर क्यों ना पड़ जाए, फिर भी भारतीय लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसका आकर्षण और उसकी सुंदरता कंटिन्यू रहेगी, निरंतर बनी रहेगी। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ महाभारत एंड रामायण। जो भारतीय लोग हैं वो स्टिल लव, अभी भी प्यार करते रहेंगे। द टेल्स मीन्स होता है कहानी, ऑफ हीरोज माने नायक, ऑफ महाभारत माने महाभारत के, एंड रामायण माने रामायण के। तो जो भारतीय लोग हैं वो महाभारत और रामायण के जो नायक हैं उनकी कहानियों को अभी भी प्यार करते रहेंगे। एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला के प्यार को लोग पसंद करते रहेंगे। एंड पूर्वराज एंड उर्वशी, और पूर्वराज और उर्वशी के जो प्यार है उसको लोग पसंद करते रहें, क्योंकि दुष्यंत और शकुंतला और पूर्वराज और उर्वशी की जो प्रेम कहानियाँ हैं वो भी हमारे एक बहुत अच्छे क्लासिक्स रहे हैं, शास्त्र हैं। तो रामायण, महाभारत, दुष्यंत शकुंतला, पूर्वराज उर्वशी, ये जो आपका
वो थे क्या नाम, शाकुंतलम जो नाटक था, उसके पात्र हैं ये। तो ये भी जो है इन लोगों को, कहानियों को, इन नायकों की कहानियों को लोग पसंद करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। और क्या है, द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ एट ऑल टाइम परवेडेड इंडियन लाइफ। द क्वाइट माने शांत, एंड जेंटल हैप्पीनेस, शांत जो प्रसन्नता, शांत प्रसन्नता, विच हैज़ ऑल टाइम परवेडेड मीन्स फैली रहती है इंडियन लाइफ माने भारतीय जीवन में। भारतीय लोगों के जीवन में जो शांति और जो प्रसन्नता हमेशा पाई जाती है, वेयर ऑपरेशन, डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, जिस पर ऑपरेशंस मीन्स दमन, डिजीज मीन्स बीमारी, एंड पॉवर्टी मीन्स दरिद्रता भी जिसको ओवर क्लाउडेड नहीं कर पाई, जिसको प्रभावित नहीं कर पाई। यानी भारतीय लोगों के जीवन में एक प्रकार की शांति पाई जाती है, एक प्रकार की प्रसन्नता पाई जाती है। वो ऐसी प्रसन्नता और ऐसी शांति पाई जाती है जिसको ना तो दमन प्रभावित कर पाया, ना बीमारी प्रभावित कर पाई है, ना ही लोगों की गरीबी उसको प्रभावित कर पाई है। इट विल श्योरली नॉट वेनिश, ये श्योरली माने हमें निश्चित रूप से वेनिश नहीं होगी, वेनिश मीन्स समाप्त नहीं होगी, बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ वेस्ट। किसके सामने? जब हम कल्पना कर रहा है राइटर कि जो पाश्चात्य का मोर हेक्टिक वेज ऑफ वेस्ट है, यानी पश्चिमी देशों के जो लोगों का उत्तेजित तरीके से जीवन जीना है, हेक्टिक वेज ऑफ लाइफ, उत्तेजनापूर्वक जीवन। तो पाश्चात्य का जो उत्तेजनापूर्ण जीवन है, लोगों को जीवन जीने का यदि लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के सामने जो भारतीय लोगों की शांत और प्रसन्नता जो उनके जीवन में हमेशा बिखरी रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इस शांति को और इस प्रसन्नता को दमन, बीमारी और दरिद्रता भी प्रभावित नहीं कर पाई। इसलिए राइटर बिलीव करता है, राइटर को विश्वास है, राइटर को होप है कि भारतीय लोगों के जीवन की जो शांति और प्रसन्नता है, वो जो पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों के जो लोगों के उत्तेजना पूर्वक जीवन जीने का ढंग है, उसके सामने कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमेशा इट विल श्योरली नॉट वेनिश, यह कभी भी वेनिश नहीं होगी। वेनिश मीन्स समाप्त नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड। मच माने काफ़ी, दैट वाज यूजलेस जो अनुपयोगी था, इन एंशिएंट इंडियन कल्चर। एंशिएंट मीन्स प्राचीन, इंडियन मीन्स भारतीय, कल्चर माने संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का जो काफ़ी यूजलेस पार्ट था, हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, वो पहले ही क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। भारतीय संस्कृति का जो बहुत सारा यूजलेस पार्ट था, भारतीय प्राचीन संस्कृति का बहुत सारा यूजलेस पार्ट था, वो पहले ही समाप्त हो चुका है। क्या क्या समाप्त हो चुका है? द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बार्बरस हेक्टोम ऑफ वैदिक एज। एक्स्ट्रावेगेंट, वैसे तो एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स खर्चीला होता है, लेकिन यहाँ यूजलेस, निरर्थक, एंड बार्बरस, हेक्टोकॉम, बार्बरस मीन्स होता है अत्याचारी, हेक्टोम मीन्स बलि प्रथा, वैदिक एज मीन्स वैदिक युग की, वैदिक युग की बेकार निरर्थक जो बलि प्रथा है, हैव लॉन्ग बीन फॉरगॉटन, उसको काफ़ी समय से क्या कर दिया है, बंद किया जा चुका है। फॉरगॉटन मीन्स भुलाया जा चुका है, यानी बंद कर दिया गया है। थो माने यद्यपि, देखिए क्या कहता है, दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स। दो माने यद्यपि, एनिमल सेक्रीफाइस पशुओं को बलि देना कंटिन्यू सम सेक्ट्स, कुछ भागों में अभी भी जारी है। बलि देना कुछ भागों में अभी भी जारी है, लेकिन जो अधिकांश भाग हैं उनमें वैदिक काल की जो बलि प्रथा है उसको समाप्त किया जा चुका है। अब बलि प्रथा भारत में यानी भारत की संस्कृति का अंग नहीं है। दूसरा क्या कहा, विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बर्न ऑन देयर हस्बैंड्स। जो विडोज हैं, विधवाएं, हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्न, बंद किया जा चुका है, काफ़ी समय पहले उनको बंद किया जा सके, ऑन देयर हस्बैंड्स फायर, अपने पति की चिताओं पर, अपने पति की चिताओं पर विधवाओं का जलाया जाना काफ़ी समय पहले बंद किया जा चुका है। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, सती प्रथा एक हमारे यहाँ हुआ करती थी कि यदि किसी पत्नी, किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो
डेथ वो बीमारी के कारण भी हो सकती थी, वो डेथ एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती थी, कई कारण हो सकते थे। तो क्या एक प्रथा हमारे देश में थी, हमारी संस्कृति में, वो प्रथा क्या थी? यूजलेस थी, बेकार थी, उसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई रीज़न नहीं था। तो वो क्या थी कि जब किसी के पति की डेथ हो जाती थी तो पत्नी को भी जिंदा उसकी चिता पर जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहा जाता था। महिलाएं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहती थी, मानसिक रूप से तैयार रहती थी कि यदि ऐसा होगा तो हमें ऐसा, यानी उन्होंने इसको अपना एक कस्टम और ट्रेडिशन का हिस्सा बना लिया था, जबकि ये कहीं ऐसा कस्टम और ट्रेडिशन नहीं था, बस यूजलेस एक कस्टम थी। तो उसको भी काफ़ी समय से बंद कर दिया। यानी अब हमारे यहाँ सती प्रथा, बलि प्रथा, पशुओं की बलि नहीं दी जाती, सती प्रथा, और महिलाओं को, विधवाओं को अपने पति की चिताओं पर, पायर मीन्स चिताएँ, पायर मीन्स चिताएँ, महिलाओं को अपने पति की चिताओं पर जिंदा नहीं जलाया जाता। और क्या है देखिए, दो आपको बता चुकी, एक तो बलि प्रथा यानी पशुओं की बलि देना बंद किया जा चुका है, दूसरा क्या बताया कि जो सती प्रथा है उसको भी बंद किया जा चुका है, यानी अब महिलाओं को सती नहीं होना पड़ता। दूसरा क्या बताया, गर्ल्स में नोट बी ला बाई ला बी मैरिड इन चाइल्डहुड। एक क्या थी, गर्ल्स माने लड़कियों की, मे नोट बाई ला मैरिड इन चाइल्डहुड, लड़कियों की, बच्चियों की बचपन में शादी कानूनन आप नहीं कर सकते हैं। इसको कहते थे पहले बाल विवाह, यानी बहुत कम एज में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह इसको कहते थे। तो बाल विवाह बहुत पहले बंद किया जा चुका है, ये भी यूजलेस एक थी। दूसरा क्या, इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण रब सोल्जर्स विद लोवेस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन। एक और क्या बताया, ऑल ओवर इंडिया, बसों में और रेल में पूरे भारत में ब्राह्मण रब सोल्जर्स कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं विद लोवेस्ट कास्ट, निम्न जाति के लोगों से। संपूर्ण भारत में बसों में, रेलगाड़ियों में जो ब्राह्मण लोग हैं वो जो निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं कि विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन। अब उनके मन में किसी भी तरह के प्रदूषण का डर नहीं है। स्टूडेंट्स, पूर्व में क्या था, जाति पाति का भेद, कास्टिज्म, और कास्टिज्म में क्या था, जो निम्न जाति के लोग थे, विशेष रूप से SC ST, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, उनको पोल्यूटेड पर्सन माना जाता था। और जो हायर क्लास के लोग थे, स्पेशली ब्राह्मण या आपके वैश्य हुआ करते थे, ब्राह्मण होते थे, और आपके ठाकुर हुआ करते थे, राजपूत हुआ करते थे, वो लोग अपने आप को हायर कास्ट का मानते थे, उनको लोअर कास्ट का मानते थे, तो उनको पोल्यूटेड मानते थे। इसलिए उनके साथ वो नहीं बैठते थे, उनके साथ नहीं उठते थे, उनके साथ किसी कष्ट उसमें जो है सेरेमनी में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। उनके अपने उत्सव भी अलग होते थे, उनके अपने फेस्टिवल्स भी अलग होते थे, वो उनके साथ यानी मिलजुलते नहीं थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पहले ये भी था कि यदि ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करने के लिए इवन स्टूडेंट्स जो होते थे उनको भी एंट्री नहीं मिलती थी शेड्यूल कास्ट का होने के कारण। तो इस तरह की प्रथा थी कि उनको पोल्यूटेड माना जाता था। लेकिन राइटर कहता है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। बसों में, रेलगाड़ियों में आप देखेंगे कि तो ब्राह्मण जो है वो निम्न जाति के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं और उन्हें किसी प्रकार का पोल्यूशन का अब डर नहीं है। और क्या कहता है, एंड टेम्पल्स और मंदिर और ओपन टू ऑल बाय लॉ, और मंदिरों को कानूनन सभी के लिए खोल दिया है। पहले मंदिर में भी जो निम्न जाति के लोग थे उनको जाना अलाउड नहीं था, लेकिन अब क्या है, ये यूजलेस कस्टम था, यूजलेस ट्रेडिशन था, इसको भी एबोलिश कर दिया है। अब कानून बना दिया है, मंदिर में जो भी जाना चाहे वो जा सकता है, मंदिर कानूनन सबके लिए खुले हुए हैं। कास्ट इज वेनिशिंग, जाति पाति को, वेनिशिंग मीन्स हटाया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। जाति पाति का जो भेदभाव था वो समाप्त हो रहा है। द प्रोसेस बिगिन लॉन्ग एगो, ये प्रोसेस जो है काफ़ी लंबे समय पहले शुरू हो चुका था। जाति पाति को हटाने का प्रोसेस लंबे समय पहले शुरू हो चुका था। और राइटर कहता है कि बट इट्स पेस इज़ नाउ सो रैपिड, लेकिन अब इसकी गति इतनी तेज़ है, पेस मीन्स रफ्तार, लेकिन अब इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है, किसकी, जाति पाति के भेदभाव को हटाने की। अब इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है, द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर ऑफ कास्ट, कि जो ऑब्जेक्शनेबल फीचर ऑफ कास्ट थे, यानी ऑब्जेक्शनेबल क्या थे, वही जो मैं बता रहा कि ये तो शेड्यूल कास्ट है, ये हमारे साथ नहीं पढ़ सकता, ये नहीं हमारे साथ बैठ सकता, इस तरह की। तो द मोर ऑब्जेक्शनल फीचर्स, जो ऑब्जेक्शनल फीचर्स थे ऑफ कास्ट, जाति के, मे हैव डिसअपियर्ड विद इन ए जनरेशन और सो,
कि एक या दो पीढ़ियों में जो जाति पाति का भेदभाव है, जाति पाति के जो ऑब्जेक्शनल फीचर हैं, वो एक या दो पीढ़ी में डिसअपियर हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यानी कोई कहने वाला ही नहीं होगा कि भारत में जाति पाति जैसी कोई चीज़ थी। पहले से शुरू हो रखी है, ऑब्जेक्शनल फीचर को पहले से हटाया जा रहा है, लेकिन अब इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि एक दो पीढ़ियों में ही जाति पाति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग। जो पुराना परिवार प्रथा है उसको स्वीकार किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। पहले क्या था, कंबाइन फैमिली रहते थे, इकट्ठा रहता था परिवार। उसके बाद में एक न्यूक्लियर फैमिली आई। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब हम दो हमारे दो। लेकिन अब राइटर कह रहा है कि जो ओल्ड फैमिली सिस्टम है उसको अडेप्ट किया जा रहा है इटसेल्फ अपने आप टू प्रेजेंट डे कंडीशन। प्रेजेंट डे कंडीशन का मतलब जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देख करके जो पुरानी परिवार प्रणालियां हैं उनको अपनाया जा रहा है। इनफैक्ट वास्तव में क्या, होल फेस ऑफ इंडिया, होल फेस माने संपूर्ण चेहरा ऑफ भारत का इज आल्टरिंग। आल्टरिंग मीन्स परिवर्तित हो रहा है। वास्तव में भारत का संपूर्ण फेस परिवर्तित हो रहा है, संपूर्ण चेहरा परिवर्तित हो रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज। और इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वे निरंतर चलती रहेंगी। एंड क्या कहता है, इट विल नेवर बी लॉस्ट। और ये कभी भी समाप्त नहीं, यानी भारतीय संस्कृति और कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो हमेशा चलती रहेंगी, वो कभी भी समाप्त नहीं होंगी, ऐसा राइटर का मानना है। राइटर को पूरा विश्वास है कि जो भारतीय संस्कृति है वो निरंतरता बनाए रखेगी, अपनी लगातार चलती रहेगी। बहुत सारी संस्कृतियों ने इसको प्रभावित किया लेकिन सबको अपने अंदर मिला लिया। यानी ये भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि इस पे दूसरी संस्कृति आकर के इसको प्रभावित करती है। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा बहुत प्रभाव हो जाता है, लेकिन वो परिवर्तन कंटिन्यू नहीं होता, वो एसिमिलेट करती है, फिर आगे चलती है, तो दूसरी संस्कृति प्रभावित करते चलती रहती है। इसकी जो अति है वो लोग अपने आप ये विचार करके कि ये यूजलेस है उनको रिमूव कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। किसके लिए? भारत की प्रोग्रेस के लिए और भारत की डेवलपमेंट के लिए। तो ये राइटर का अपना मत था। हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन आए हैं। अब कुछ कट्टरता उत्पन्न होती जा रही है, कम्युनिटी फिर से कहीं ना कहीं पनपती जा रही है। फिर कुछ ना कुछ इस तरह के मैं तो यही कहूँगा, कुछ इस तरह के लोग हम लोगों के बीच में जो कहा था ना इंटेलिजेंट पर्सन, तो हम लोगों में कुछ इस तरह के इंटेलिजेंट लोग आ गए जो अपने स्वार्थ के लिए लोग, जो सीधे साधे लोग हैं उन्हें भड़काते और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। और हमारे यहाँ के कुछ जो कम पढ़े लिखे और सीधे साधे लोग हैं उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। और उनके कहने से एक ये कहेंगे कि फैनाटिकल चाओइज्म, कई बार धार्मिक उन्माद फैल जाता है, कई बार एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है दो कम्युनिटी के बीच में, जैसा कि नहीं होना चाहिए। तो ये यदि सेल्फिशनेस हम लोग अपना छोड़ दें, अपने स्वार्थ को छोड़ दें, तो जो भारतीय परंपरा है, जो हिंदू कल्चर है, वो कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ हिंदू शब्द इसने कितनी बार राइटर ने यूज़ किया है। यदि हम लोग यूज़ करते हैं तो सेकुलर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जबकि यहाँ राइटर ने बार बार हिंदू कल्चर हिंदू कल्चर हिंदू कल्चर कहा है। तो हिंदू कल्चर, जबकि ऐसा माना भी जाता है कि हिंदू कल्चर का मतलब जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसको हिंदू कल्चर कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इस हिंदू कल्चर को भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि हिंदू कल्चर। तो ये जो भी कुछ है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका ए.एल. बासम द्वारा लिखित द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत, पार्ट सेकंड। और जो इंग्लिश प्रोज है वो इसका लास्ट चैप्टर था, आज आपकी फिनिश हो जाती है। कल हमने 12th की पोइट्री भी फिनिश कर दी थी, उसकी लास्ट पोएम थी, उसकी वीडियो सर्कुलेट कर दी थी। द सॉन्ग ऑफ फ्री, स्वामी विवेकानंद की 10th पोएम थी वो। ग्रामर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स, मैं 10th 12th यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, मैं प्रयास करूंगा कि इंग्लिश आपके सामने पूरी की पूरी रख दूं ताकि आपको अच्छे से उसको समझने में सुविधा हो सके। ग्रामर तो मैं चाहूँगा कि आपको 10th 12th मतलब हर तरह की ग्रामर आपको, इंक्लूडिंग
जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो ग्रामर पूछी जाती है वो भी मैं आपके सामने रख दूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट स्टोरीज़ को लेकर के आते हैं। प्रोज और पोएट्री ख़त्म हो चुकी है, तो 12th की पहले शॉर्ट स्टोरीज़ को लेकर के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।